हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टोटल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। ईपीएस 95 पेंशन के बारे में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं फ्रेंड्स। कल का इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन में था। हेडलाइन ये था कि हायर ईपीएस पेंशन में क्या ईपीएफओ धोखाधड़ी कर रहा है ईपीएफ मेंबर के साथ, और इसी पे कंटेंट ऑफ कोर्ट का एक केस भी कर दिया है एनसीआर ने। एनसीआर क्या है, केस के डिटेल्स क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। बहुत बड़े बड़े नामी लोगों का स्टेटमेंट भी यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने लिया हुआ है, जिसके बारे में हम इस आर्टिकल के बारे में आज डिटेल में पहले बात करेंगे। उसके बाद क्या केस हुआ है और केस का क्या स्टेटस है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। हायर ईपीएस पेंशन इज ईपीएफओ circumventing the Supreme Court order to apply for higher pension by putting the impossible condition for EPF members। इसका मतलब ये होता है कि क्या ईपीएफओ धोखा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हायर पेंशन का आया है उसको अप्लाई करने में ऐसा कंडीशन इंपोज करके जो ईपीएफ मेंबर के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये एक्चुअली स्टार्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था नवंबर 2022 को, वहां से। देखिए, पहले हम बात करें, थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में हम बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो मेंबर जो है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईपीएस बिफोर 1 सितंबर 2014 और सर्विस में है और आफ्टर 1 सितंबर 2014, उसको एक हायर पेंशन का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का ऑर्डर दिया है नवंबर 4 2022 को, जिससे उसको हायर पेंशन मिल सकता है। लेकिन ईपीएफओ ने ऑनलाइन लिंक उसके बाद एक्टिवेट किया और एक ऐसा कंडीशन डाल दिया जहां नामुमकिन हो गया है हायर पेंशन आउट करना एक्चुअली ईपीएफ के मेंबर के लिए। तो वो क्या है, इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ऑनलाइन लिंक जो एक्टिवेट हुआ था वो 3 मई तक एक्टिवेट रहने वाला है। तो 3 मई 2023 तक आप ईपीएफ की साइट पे जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। प्रोवाइड प्रूफ फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर देन वेज सीलिंग ऑफ 5000 और 6500। इसका मतलब 26 पैरा के तहत ये बात कर रहा है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे एक रूल मैंडेट है कि आपको हायर वेजेस, आपका जो सेलिंग है उससे ऊपर जो है आप, मतलब आपका एक्चुअल सैलरी जिसे कहा जाता है, हाँ ये टर्म बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल सैलरी जिस पे कहा जाता है उस पे आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ईपीएस में, इसका प्रूफ ईपीएफओ ने मांगा है। आप सबको पता है, देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिख गया होगा जहां पे आपको, यहाँ सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ कंपलसरी यस देना है और यस आप दोगे तो आपको उसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे चूज फाइल करके आपको सबमिट करना है, जो 26/6 का अटैचमेंट है, मतलब 26/6 के तहत आपने परमिशन लिया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे, इफ यू एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड मोर देन द प्रिवेलिंग वेज सेलिंग ऑफ 5000 और 6500, देन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन यस। तो आपने मतलब एक्चुअल सैलरी पे किया है तभी तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कंडीशन है, तो इसमें आपको यस सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। However, the moment you select the next point in the declaration, ask you to submit the proof of the permission received from the PF authority concerned. Hardly anyone would have this. मतलब ये तो परमिशन हार्डली किसी के पास है। So if you say yes but not share the proof of permission, the EPFO can declare your application as invalid. अगर आपने yes सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और आपने यहाँ चूज फाइल में आपने प्रूफ सबमिट नहीं किया तो सीधा ईपीएफओ आपका एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड कर देगा, क्योंकि आपने प्रूफ तो लगाया नहीं कि आप एक्चुअल सैलरी पे जो है आप अपना वेज सीलिंग के ऊपर हट के एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देखिए, अब आपने यहाँ पे नो दिया तो क्या होगा, employee may want to proceed with yes even without any proof of submission, but no employer will be willing to join the employee in this application that makes the submission that higher EPF contribution was made without PF commissioner's approval। एक्चुअल में 2019 में एक आरटीआई था जिसमें ईपीएफओ ने बोला था कि किसी ने 26/6 का परमिशन लिया ही नहीं है और
अकॉर्डिंग टू दैट कोई एम्प्लॉयर आपका साथ नहीं देगा इस प्रूफ को सबमिट करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने विदाउट कमिश्नर्स अप्रूवल जो है आपका एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे नो दोगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसा बोल दो कि सर चलिए यहाँ पे यस देना ही नहीं है, यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? इफ द नो अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपका जो नीचे कंफर्मेशन लिया जाता है उसमें एक पॉइंट है, देखिए, इफ इंडिविजुअल हैड नॉट गोटन एनी परमिशन, डज नॉट हैव द परमिशन लेटर, they might think that they should select option no. However, point 5 of the declaration state that I hereby undertake the service details in the above form are correct and no material fact has been misinterpreted or hidden by me. अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप नो कहोगे तो यहाँ पे आप मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है पास्ट कंट्रीब्यूशन का, मतलब जो आपने हायर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वो आप हाइड कर रहे हो, और ईपीएफओ आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देगा ऑन दिस अकाउंट, क्योंकि आपने तो बोला है कि हमने कोई भी जो है पिछला हमने हायर कंट्रीब्यूशन किया है वो हाइड नहीं किया है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप डिक्लेरेशन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, आई हियर बाय अंडरटेक दैट द सर्विस डिटेल इन द अबव फॉर्म आर करेक्ट एंड नो मटेरियल फैक्ट हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड और हिडन बाय मी। तो ये जो कंडीशन है ये आप अप्रूव करते हो जब आई एग्री देते हो, तो अब जो फॉर्म फिल करने वाला डिटेल वीडियो मैंने बनाया है उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। इसका मतलब कुछ भी गलत आप यहाँ पे नहीं बता सकते, इसका मतलब आप नो तो ऑप्शन मार्क ही नहीं कर सकते। नो ऑप्शन मार्क कर रहे हो इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि आप जो है वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। इवन इफ एम्प्लॉय इज विलिंग टू प्रोसीड विद नो, नो एम्प्लॉयर वुड बी विलिंग जॉइन द एम्प्लॉय इन दिस एप्लीकेशन दैट सेज नो हायर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वाज मेड, इट्स दैट फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रारी। इसका मतलब वो तो फैक्ट है, वो फैक्ट आप नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया तब भी एम्प्लॉयर जो है आपका वो आपका साथ नहीं देगा। सो ईपीएफओ राइट जो है ये आस्किंग मतलब कर रहा है, मतलब जो प्रूफ आपसे मांग रहा है उसमें क्या ईपीएफओ राइट है? देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ईपीएफओ राइट इन आस्किंग द प्रूफ व्हेन इट नोज देयर इज हार्डली एनी, मतलब कोई प्रूफ है ही नहीं, तो ईपीएफओ प्रूफ मांगने में क्या मतलब सही कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ इस आर्टिकल में बताया हुआ है। नंदिनी गोरे जी सीनियर पार्टनर जो है करंजवाला एंड को, उसने ये बताया है कि देखिए यहाँ पे ईपीएफ स्कीम जब आया 1992 में पैराग्राफ 26(6) के तहत एम्प्लॉय जो है उसका सैलरी जिसके 5000 के वो था वो एलिजिबल थे, ये पूरा उसने बताया है। तो देखिए यहाँ पे उसने एक्चुअली ये बताया कि पहले कैसे कंट्रीब्यूशन होता था, उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट में बताया जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। इन सर्कुलर डेटेड 22/2019 ईपीएफओ रिलैक्स द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉइंट ऑप्शन, और ये सर्कुलर विड्रॉ विद इन द मंथ, उसने एक महीने के अंदर ये सर्कुलर विड्रॉ कर लिया और इसीलिए रिलैक्सेशन जो हो गया वो फेल हो गया, और इसीलिए एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अंडरटेकिंग दैट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटिंग टू द ईपीएफ ऑन देयर एक्चुअल सैलरी एज पर पैराग्राफ 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम एंड द एम्प्लॉयर इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द इक्वल शेयर व्हिच इज इन लाइन विद द अमेंडमेंट डेटेड 22 अगस्त 2014। मतलब एम्प्लॉयर को ये अंडरटेकिंग देना होगा कि एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके साथ एम्प्लॉयर भी जो है वो एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आपका 4 नवंबर 2022 का, उसमें ये बोला है कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कीजिए। इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि 26(6) का प्रूफ सबमिट कीजिए। This is the subversion of the judgment of the Supreme Court, as the requirement of submitting proof of Form 26(6) of any higher EPF deduction in the past has not been mentioned in the judgment. पास्ट में कोई भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने या कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि 26(6) का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सौम्या कुमार जी पार्टनर इंडस लो ने भी यही कहा है कि while in theory EPFO can ask for this joint request, the EPFO is well aware that in practice compliance with this requirement has not been widespread. In fact, in January 2019, EPFO itself clarified that when higher contribution have been deposited, even without this request by the sheer action of the employer and employee, it should be inferred that the joint request for the higher contribution has been made.
तो ये जो है ये सौम्या कुमार जी ने कहा है। उसके बाद अंशुल प्रकाश जी, पार्टनर एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड बेनिफिट्स खैतान एंड को, उसने भी ये कहा है, उसका भी यही कहना है कि ईपीएफ को ऐसा कोई प्रूफ जो है वो नहीं लेना चाहिए और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट दैट द ईपीएफओ टू इश्यू द फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इश्यू। और उसके बाद डोरोथी थॉमस, पार्टनर शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड को, उसने भी ये कहा है, उसका भी सेम ही कहना है कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ऑलरेडी नोटिस इश्यू कर दिया है और रिट पिटिशन फाइल कर दिया है अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर चैलेंजिंग द रिक्वायरमेंट टू फर्निश द प्रूफ दैट एम्प्लॉय पेड हायर provident fund contribution under paragraph 26 of the EPF scheme and that they should not restricted by any last date। और उसके बाद लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द रोड हेड क्या है, द मैटर इज अगेन रीच द कोर्ट। और ये लाइन पढ़ते ही मैंने सर्च किया फ्रेंड्स आपके लिए कि क्या कोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट का कोई केस हुआ है, और मुझे मिल गया, हाँ बिल्कुल कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है, विच में ऑफर मोर क्लैरिटी ऑन दिस इश्यू। Moreover, according to the report by TOI on the March 29, Union Labour Minister and Chairman of EPFO Central Board of Trustee Bhupendra Yadav, when presented with the problem faced by EPFO member in the joint application process, directed the EPFO to take any step necessary to ensure the ease of compliance। मतलब उसने बताया है कि EPFO जो है वो ये थोड़ा इजी करेगा, स्पेशली ऑन द मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन फ्रंट। लेट अस see if any of these work out in the favor of employee, if they will get higher pension which they have been eagerly waiting for। मतलब जो हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉय eagerly वेट कर रहे हैं, क्या सही में उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ईपीएफओ ने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया फॉर्म फिल करने में, तो दोबारा फॉर्म फिल करना जो है वो अलाउ नहीं किया, उसमें जिसने कर दिया है सबमिट उसको रीअप्लाई करना अलाउ नहीं किया, तो एक्चुअल में किसी को हायर पेंशन मिलेगा ही नहीं। और देखिए कोर्ट केस के बारे में मैंने आपको बात किया था, कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की साइड से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ रिटायर वर्सेस आरती आहूजा। तो आरती आहूजा कौन है, आरती आहूजा जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आईएएस ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम शक्ति भवन, उसके अगेंस्ट में कोर्स किया है कंटेंट ऑफ पिटिशन नंबर, ये इसका मतलब ये होता है, देखिए CONMT का मतलब होता है कंटेम्प्ट, PAT का मतलब होता है पिटिशन, C का मतलब होता है सिविल। तो यहाँ पे जो केस डिटेल आप देख रहे हो, अर्लियर केस डिटेल मतलब 4 नवंबर 2022 को जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है और केस डिटेल्स जो है सारी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि ये पेंडिंग है अभी भी केस, और ये केस चलेगा, इसका कुछ रिजल्ट आएगा तो इसमें शायद ईपीएफओ जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे और एम्प्लॉय के लिए जो इतने सालों से एम्प्लॉय हायर पेंशन का वेट कर रहे हैं, होपफुली उसको कुछ गुड न्यूज मिल जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है ईपीएफओ पे, तो कोई भी डाउट है वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।